नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानधारा अकादमी में। आज हम यूजीसी नेट में लगे हुए और उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, उच्चतर शिक्षा आयोग में लगे हुए सिंदूर की होली नाटक पर अपना लेक्चर करने जा रहे हैं। यह नाटक पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। इस नाटक के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा पंडित लक्ष्मी नारायण के बारे में जानेंगे, जिससे आगामी आने वाली परीक्षाओं में कहीं से भी कोई भी प्रश्न बने, हमारा प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता, और आपकी सफलता तभी होगी जब हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को अच्छे से आपको बताते हुए चलेंगे। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 17 दिसंबर सन 1903 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में इनका जन्म 1903 में हुआ था। आप हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। आपने दो प्रकार के नाटकों की रचना की, समस्या प्रधान नाटक और ऐतिहासिक नाटक। आपको समस्या प्रधान नाटकों से अधिक प्रसिद्धि मिली। आपने हिंदी में समस्या नाटकों का जन्म किया, या जन्मदाता के रूप में आप जाने जाते हैं। आप पर अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कई सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटक लिखे। अंतर्जगत उनकी प्रथम रचना थी, जो सन 1981 से 1922 ईस्वी के बीच में प्रकाशित हुई। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, यद्यपि उनके नाटकों की अर्थात लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों की नारियां अपने काम संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्रता बरतती हैं, और इस कारण उनका चरित्र पहली दृष्टि में भारतीय मान्यताओं के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, पर गहराई में जाकर देखने से विदित होता है कि उनकी जीवन दृष्टि मूलतः भारतीय है। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का लक्ष्मी नारायण मिश्र के लिए कहना है, और आपको यह कथन याद रखना है। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में रामचंद्र तिवारी ने कहा है, मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सहशिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया है। चलिए अब आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित उनके नाटकों पर। इन्होंने, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कि दो प्रकार के नाटकों की रचना की, एक ऐतिहासिक, दूसरा समस्या प्रधान। समस्या प्रधान नाटकों में भी इन्होंने सामाजिक नाटक लिखे। पहला अशोक 1926 ईस्वी, सन्यासी 1930 ईस्वी, राक्षस का मंदिर 1931 ईस्वी, मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, राजयोग 1933 ईस्वी, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, आधी रात 1936 ईस्वी और गुड़िया का घर 1930 ईस्वी। अब आते हैं इनके ऐतिहासिक नाटक पर। तो गरुड़ध्वज 1945 ईस्वी, वत्सराज 1950, दशाश्वमेध 1950, वितस्तता की लहरें 1957, जगत गुरु 1958, सरयू की धार 1974, गंगा द्वार 1974। अब पौराणिक नाटक, नारद की वीणा 1946,
चक्रव्यूह 1954, चित्रकूट, अपराजित, प्रतिज्ञा का योग आदि। इन्होंने एकांकी संग्रह भी लिखे। अशोकवन 1950, प्रलय के पंख पर 1951, कावेरी में कमल 1961, स्वर्ग में विप्लव 1966, नारी का रंग 1966, अंतर्जगत कविता संग्रह 1924। अब सिंदूर की होली नाटक के मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। सिंदूर की होली का रचना काल 1934 ईस्वी है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में देखा जाए तो मिश्र जी द्वारा लिखा सिंदूर की होली उनका 5वां नाटक है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखी थी। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के सभी नाटक 3 अंकों में हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उनके जितने भी नाटक हैं सभी नाटक 3 अंकों में हैं। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस नाटककार के सभी नाटक 3 अंकों में हैं। आपके सामने विकल्प हो सकते हैं शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण मिश्र या इलाचंद्र जोशी। अगर जवाब आपको पता होगा तो आप अपना प्रश्न सही करके आएंगे। अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। इस नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन के पूरी घटना का वर्णन है, अर्थात 12 घंटे की पूरी कथा है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का सर्वश्रेष्ठ नाटकों में आता है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतर नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया है। इस नाटक के 3 अंक हैं। तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। ये वही मुरारी लाल है जिसने मनोज शंकर के पिता की हत्या मात्र 8,000 रुपये के लिए कर दी थी और 8,000 रुपये जो उसको मिले थे उसी से अपने गांव में उसने एक मोटर खरीदी और उसी गांव में उसने एक बंगला बनवाया और ये दृश्य उसी बंगले की बैठक का है। तीनों दृश्यों का समय कुछ इस प्रकार है। पहला दृश्य सुबह 9 बजे का, दूसरा दृश्य संध्या काल का और तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे का है और वह दिन वर्षा काल का है। यहाँ 12 घंटे की जगह 12 बजे लिखे हैं, उसको आप सही कर लीजिएगा। अब चलिए आते हैं नाटक के पात्र पर। नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा जिसकी उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच में है। मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर जिसकी उम्र 40 वर्ष है, 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत के हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। माहिर अली मुरारी लाल का पुराना मुंशी है, जिसे सब कुछ पता है कि मुरारी लाल ने मनोज शंकर के पिता की हत्या की है। भगवंत सिंह पहले मजिस्ट्रेट था, फिर राय साहब हो गया और रजनीकांत की हत्या इसी ने करी थी। अब यहाँ पर प्रश्न ऐसे बन सकता है, सिंदूर की होली नाटक में पहले कौन मजिस्ट्रेट था और उसके बाद राय साहब बन गया। हरनंदन सिंह
रजनीकांत के पिता का मामा डॉक्टर डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सक है। चंद्रकला स्त्री पात्रों में आते हैं तो चंद्रकला मुरारीलाल की बेटी, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, नाटक की प्रमुख पात्र है और रजनीकांत से प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है? रजनीकांत से। और जब उसे पता चलता है कि रजनीकांत की मृत्यु हो गई है तो वह उसके हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली है, चंद्रकला की विरोधी है, जो मुरारीलाल के घर पर रहती है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। मनोरमा का विवाह जब वह 8 वर्ष की थी तब हो गया था। 2 वर्ष के पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई थी और 8 वर्ष उसको विधवा होते हुए बीत गए हैं, तो उसकी उम्र कुल 18 वर्ष हुई। नाटक में उसकी उम्र का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कथन से समझ में आता है कि उसकी उम्र 18 वर्ष हुई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे नाटक के उद्देश्य। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें उन्होंने चिरंतर नारी की समस्या का प्रतिपादन किया है। वैधव्य भारतीय समाज में एक कलंक है। इस कलंक को मिटाने का प्रयास राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि कई समाज सुधारकों ने किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए भारतीय नारी की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। सिंदूर की होली नाटक में इसी वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर अनेक प्रकार से चर्चा की गई है। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र है, जिसके द्वारा प्रणय और वैधव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। एक जगह जब मनोरमा और चंद्रकला की बात होती है तो वो कहती है कि तुम्हारा वैधव्य बीत गया, तुमसे निभ गया, किंतु मुझसे नहीं हो पाएगा। आगे आपको महत्वपूर्ण कथनों पर लेके चलते हैं। नाटक के महत्वपूर्ण कथन। मुझे उस बात का बड़ा दुख है। मनोज जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पुत जाएगी और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। ये वही मुरारीलाल है जो कि डिप्टी कलेक्टर है और जिसकी उम्र 40 वर्ष है। इसी ने मनोज शंकर के पिता की हत्या की थी। अगला कथन। जितने भी कथन आपको इस नाटक में कराए जा रहे हैं, इस PDF में आपको मिलेंगे, उन सभी कथनों को आपको कंठस्थ कर लेना है। मैं जितना पढ़ा रही हूँ, इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका पेपर इसी से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से, अगर आप में से किसी को भी बैच लेना है तो 6394635079 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगला कथन। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखाया जाता है। मुरारीलाल ने चंद्रकला से कहा। किसका कथन है? मुरारीलाल ने चंद्रकला से कहा। अगला कथन। तुम उसके चाचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो और
तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं? किसने कहा? भगवान सिंह ने हरनंदन सिंह से कहा। अगला कथन, जंगल में दो शेर नहीं रहते हैं। कहार मेरे यहाँ काम करते हैं, इसीलिए उसके यहाँ भी करें। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकालने में लाज लगती है। किसने कहा? भगवान सिंह ने हरनंदन सिंह से कहा। अगला कथन, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है, अति महत्वपूर्ण कथन है। महत्वपूर्ण तो सारे हैं, लेकिन कुछ कथन अति महत्वपूर्ण हैं जो सीधे सीधे आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे। और मेरे पुराने बच्चों को तो पता ही है कि मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगला कथन है, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख तो होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो नहीं रहने पाता, यही संसार की लीला है। मुरारी लाल का यह कथन है। यह वही मुरारी लाल है जो अपराध करने के बाद उसको छुपा के अपना जीवन ऐशो आराम से जी रहा है, किंतु यहाँ पर बातें वो बड़े आदर्श की कर रहा है। अगला कथन है, संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। मुरारी लाल ने किससे कहा? माहिर अली से। माहिर अली मुरारी लाल का मुंशी। अगला कथन, आजकल का कानून ही ऐसे है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। अगला कथन, इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में होगी, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। यहाँ बालू हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, बालू में नहीं। यही तो लोग नहीं समझते। मनोरमा ने चंद्रकला से कहा। अति महत्वपूर्ण कथन है। चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है जैसे अभी हंस पड़ा है। चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर, चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। मनोरमा जब रजनीकांत का चित्र बनाती है तो चंद्रकला उससे पूछती है कि इस चित्र का तुमने नाम क्या रखा है? यौवन के द्वार पर। मनोरमा का जवाब होता है यौवन के द्वार पर। तो चंद्रकला उसके विपरीत कहती है कि इसका नाम तो मृत्यु के द्वार पर होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि सिंदूर की होली नाटक में चित्र का नाम यौवन के द्वार पर किसने रखा, या सिंदूर की होली नाटक में मृत्यु के द्वार पर चित्र का नाम किसने रखा। देखिए, आपको मैं प्रश्न भी बताते हुए चलती हूँ कि परीक्षा में आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है। और आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लेक्चर तभी देखें जब आपके पास पूरा समय हो, बीच में देख के ना छोड़ें, क्योंकि आपको इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आप लेक्चर को पूरा नहीं सुनेंगे, आप उस चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और या किसी और बह उठता था। चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। संसार की सीधी भाषा में जिस चीज़ को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र,
संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा, यह कथन अति महत्वपूर्ण है। अगला कथन, सत्य को बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, या सब कुछ सत्य हो उठता। किसका कथन है? मनोरमा का। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा, अगला कथन, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक प्रकार के आत्मीयता का अनुभव करती हूँ, लेकिन तुम जिसमें पड़ गए हो वह तो भयंकर है। किसका कथन है? मनोरमा का। किससे कहती है? मनोज शंकर से। अगला कथन, ना तो मेरा कोई अपना जीवन है और ना अपना आदर्श। किसका कथन है? मुरारी लाल का। अगला कथन, पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और सबसे कठोर सत्य यही है। स्त्री इसीलिए दुखी है और पुरुष स्त्री को स्त्री का अधिकार समझते हैं। इसीलिए पुरुष और स्त्री के अधिकारों की अलग अलग पैमाइश हो रही है। मनोरमा का कथन है। अगला कथन, शिव ने जैसे विष पचा लिया उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो, इससे तुम्हारा पुरुषत्व दमक उठेगा। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा। अगला कथन, सारा संसार मरता है, एक और मृत्यु हो रही है। अगला कथन है, संसार मरता है, एक ओर मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। यह कथन मनोज शंकर ने चंद्रकला से कहा है। अगला कथन, तुम्हारा आदर्श मेरे सामने है। तुम 8 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी और मैं 20 वर्ष की अवस्था में विधवा हो रही हूँ। तुम्हारा निभ गया और मेरा नहीं निभेगा। यह कथन चंद्रकला का है। चंद्रकला मनोरमा से कहती है जब रजनीकांत की मृत्यु हो जाती है। चंद्रकला रजनीकांत के प्रति अनुरक्त है, लेकिन चंद्रकला का पिता मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है, जो कि वह उसका विवाह मनोज शंकर से कराना चाहता है और मनोज शंकर से उसका विवाह कराकर अपने आप को एक उसके सामने अच्छा साबित करना चाहता है, क्योंकि उसकी ही वजह से मनोज शंकर के पिता ने आत्महत्या की थी और मनोज शंकर इसी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुढ़ता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि वह एक आत्मघाती व्यक्ति का पुत्र है। अगला कथन, तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई। मेरी मजबूरी प्रारंभ में ही मानसिक हो गई। चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। अगला कथन, पुरुष के चार हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया है और उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी हैं। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सके। चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। अगला कथन, स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। मनोज शंकर ने मुरारी लाल से कहा।
प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वह प्रेम करती है। प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। मनोज शंकर ने मुरारी लाल से कहा। अगला कथन, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। मुरारी लाल ने मनोज शंकर से कहा। अगला कथन, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तब मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। मनोज शंकर ने मुरारी लाल से कहा। अगला कथन, तुम बांसुरी बजाओगे, मैं चित्र बनाऊंगी। मैं विधवा हूँ और तुमको भी विधुर होना होगा। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा। मनोरमा मनोज शंकर के प्रति अनुरक्त है, किंतु मनोज शंकर चंद्रकला के प्रति अनुरक्त है। जब उसको अर्थात मनोज शंकर को मनोरमा से इस बात का पता चलता है कि चंद्रकला रजनीकांत के प्रति अनुरक्त है तो वह उससे विमुख हो जाता है, अपना मुख मोड़ लेता है। चूँकि चंद्रकला के पिता माहिर मुरारी लाल मनोज शंकर का विवाह चंद्रकला से करवाना चाहते हैं और मनोज शंकर इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो वह अर्थात मुरारी लाल बहुत ही चिंतित क्रोधित हो जाता है। अभी आपको आगे पूरी कथा वस्तु बताऊंगी। अगला कथन, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा। अगला कथन, मैं विधवा हूँ। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ तब भी मैं किसकी बनी, तुम्हारी या डिप्टी साहब की? मनोरमा मनोज शंकर से कहती है। दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं। ज्ञान के लिए वहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुओं की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा। अगला कथन है, मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसीलिए कि तब डॉक्टर न थे। यहाँ किताब लिख गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा कि तब डॉक्टर न थे, मनुष्य था और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी है। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। मनोज शंकर ने डॉक्टर से कहा। अगला कथन, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। मनोरमा का कथन है। अगला कथन, याद कीजिए वह रात 10 वर्ष बीत गया। आपने अपने मित्र को भांग पिला नाव से नदी में ठेल दिया था, केवल 8,000 बचाने के लिए, और उसी रुपए से एक मोटर ली और गांव में बंगला बनवाया। ये वही बंगला है जहां पूरे नाटक का दृश्य स्थल है। मनोज शंकर को जब ये बात माहिर अली, जो कि मुरारी लाल का मुंशी है, उससे पता चलती है तो मनोज शंकर मुरारी लाल से कहता है। अगला कथन, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या? जब चंद्रकला और मनोरमा का आपस में बातचीत होती है तब चंद्रकला उससे पूछती है कि
तुम्हें अपने पति की मृत्यु का कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं? तब जवाब में मनोरमा कहती है कि जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं, उसके अभाव का दुख कैसा? अगला कथन है, लेकिन मेरे लिए तो संदेह है, लेकिन मेरे लिए तो संदेह है। 8 वर्ष की हुई तो विवाह हो गया, 2 वर्ष के बाद वह मर गए और तब से इधर 8 वर्ष बीत गए, अर्थात 8 + 2 10 और 10 + 8 18 वर्ष की मनोरमा की आयु हुई। तो इस प्रकार से आपके इस नाटक के सभी महत्वपूर्ण कथन और सभी महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी गई हैं। चलिए अब हम आपको इस पूरे नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में बता दें ताकि आपको नाटक पढ़ने में और समझने में कोई समस्या ना आए। कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह नाटक पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह नाटक पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। नाटक के जो विषय वस्तु हैं उनको आप लिख लीजिएगा। भ्रष्टाचारी कानूनी व्यवस्था दिखाई गई है, निस्वार्थ और आदर्श प्रेम का चित्रण किया गया है, विधवा का चित्रण किया गया है, जमीन जायदाद को लेकर पारिवारिक विवाद का चित्रण किया गया है, निर्दोष की हत्या का चित्रण किया गया है। तो ये तो इसके विषय वस्तु थी। अब हम नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में जान लेते हैं। तो नाटक कुछ इस प्रकार से है। नाटक की कथा वस्तु, भगवंत सिंह और उनका भतीजा मनोज शंकर दोनों के बीच में पारिवारिक तनाव है। पारिवारिक तनाव जमीन जायदाद को लेकर है और यह तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि भगवंत सिंह मनोज शंकर की हत्या भी करवाना चाहता है और उसकी हत्या करवाने के लिए वह सुपारी भी देने को तैयार है। लेकिन मनोज शंकर को मारने के लिए भगवंत सिंह के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कानून से लड़ सके और कानून का मुंह बंद कराने के लिए वह यानी डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल को भी घूस देता है। भगवंत सिंह जब मुरारी लाल के यहाँ और अपने मित्र हरनंदन सिंह के साथ उसके बंगले में उसकी बैठक में जाते हैं तो वहाँ उसको 10,000 रुपये देकर मामला रफा दफा करने की बात कहते हैं। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि कल को अगर मनोज शंकर मर जाता है तो हमारे ऊपर कोई केस या कुछ भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन मुरारी लाल जो कि पहले ही अपने आत्मग्लानि करता है, जिसकी वजह से मनोज शंकर के पिता जिसकी वजह से आत्महत्या किए थे वह व्यक्ति मुरारी लाल ही है। तो वह सोचता है कि भगवंत सिंह उसको मारने का जो भी पैसा देंगे उस पैसे से ही मैं मनोज शंकर को विलायत भेज दूंगा, पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा और उसके बाद विदेश से जब वह लौटेगा तो मैं अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह मनोज शंकर से करा दूंगा और मुझे आत्म शांति मिल जाएगी कि मैंने एक अच्छा काम तो किया। अब जब मुरारी लाल ऐसा सोचता है, उसके बाद जब मुरारी लाल को यह बात पता चलती है कि चंद्रकला किसी और के प्रति अनुरक्त है, अर्थात रजनीकांत के प्रति अनुरक्त है, तो उसको यह बात बहुत बुरी लगती है। वह उस पर अर्थात चंद्रकला पर क्रोधित भी होता है, उसको मना भी करता है कि वह उससे दूरी बना ले, किंतु चंद्रकला इस बात को नहीं मानती है और वह रजनीकांत को मारने की
सुपारी दे देता है। जब रजनीकांत की हत्या होती है, यह बात चंद्रकला को पता है कि रजनीकांत की हत्या उसके पिता ने ही करवाई है, तो वह अपने पिता से घृणा करने लगती है। और वहीं मुरारीलाल के मुंशी माहिर अली से मनोज शंकर को अपने पिता की मृत्यु की हत्या का पता चल जाता है, हत्या के सच का पता चल जाता है, और वह अपने मन को थोड़ा सा हल्का कर लेता है और यह सोचता है कि मैं एक आत्मघाती व्यक्ति का पुत्र नहीं हूँ। वहीं मनोरमा मनोज शंकर के प्रति अनुरक्त है और मनोज शंकर चंद्रकला के प्रति, लेकिन जब मनोरमा के द्वारा मनोज शंकर को यह बात पता चलती है कि चंद्रकला रजनीकांत के प्रति अनुरक्त है, तो वह उसके रास्ते से हट जाता है। चंद्रकला ने जिस प्रकार से रजनीकांत की मृत्यु होने के बाद उसके हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरा और उसकी विधवा बन गई, इससे यह प्रतीत होता है कि चंद्रकला भी दिव्य दर्शन की जो कल्पना की थी, उसके दिव्य दर्शन की कल्पना का उसका राजकुमार रजनीकांत ही था और उसने पुराने अपनी प्रथा को बचाए रखा। इस प्रकार आपका यह नाटक यहीं पर समाप्त होता है और अगली कड़ी में हम अंधा युग नाटक करेंगे। तो तब तक के लिए आप सारे लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, सुनिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।